नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस आप लगातार मेरे साथ कर रहे हैं और आज का जो सेशन है वो कठिन प्रश्नों का है। यहाँ पर बहुत कठिन प्रश्न लाए गए हैं जो आपकी तैयारी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे। अगर आज आप आधे प्रश्न भी सही कर पाते हैं तो यकीन मानकर चलिएगा पेपर में आप कट ऑफ को पार कर जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन पीडीएफ्स का सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम लाए हैं यूपी जीके और कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर 31 और क्वेश्चन है आपका पहला कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में रिस्क यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर के तकनीकी अंतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। रिस्क में फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस और अधिक संख्या में समान उद्देशीय रजिस्टर होते हैं। रिस्क क्या है? इसमें सरल एक समान लंबाई वाले निर्देश होते हैं जो प्रायः एक ही क्लॉक साइकिल में निष्पादित होते हैं, जिसमें रजिस्टर्स की संख्या अधिक होती है। सिस्क यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें परिवर्तनशील लंबाई वाले जटिल निर्देश होते हैं जो बहु क्लॉक साइकिल होते हैं। रिस्क में हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का प्रयोग होता है, जबकि सिस्क में माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के संदर्भ में यदि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम को अत्यधिक छोटा कर दिया जाए तो प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ओवरहेड और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे सीपीयू दक्षता घट जाएगी। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है? एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो टाइम क्वांटम पर आधारित होती है। यदि टाइम क्वांटम अत्यधिक छोटा हो, जैसे 1 माइक्रोसेकंड कर दिया जाए, तो सीपीयू अधिकांश समय प्रोसेस निष्पादित करने के बजाय केवल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ही बर्बाद करेगा, जिससे ओवरहेड बढ़ेगा और दक्षता गिरेगी। यदि टाइम क्वांटम अत्यधिक बड़ा कर दिया जाए तो एफसीएफसी यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम जैसा बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क लेयर पर IPv4 एड्रेसिंग और सबनेटिंग के संदर्भ में यदि किसी नेटवर्क का सबनेट मास्क 255.255.255.224 है तो उस सबनेट में उपयोग योग्य वैध होस्ट आईपी एड्रेसों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो यह आपसे पूछा गया है और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है 30। ये 30 कैसे आएगा? CIDR/27 नोटेशन 32 बिट आईपी एड्रेस में 27 बिट नेटवर्क के लिए और 5 बिट होस्ट के लिए आरक्षित होते हैं। तो क्या होता है? 32 में से 27 आपने घटाए, बचे 5। कुल आईपी एड्रेसों की संख्या कितनी हो गई? 2 की पावर 5 यानी कि 32। वैध उपयोग योग्य होस्ट आईपी कितने हैं? 2 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 30 आईपी एड्रेस, क्योंकि एक एड्रेस नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP प्रोटोकॉल में वेब सर्वर प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में क्लाइंट सर्वर संचार के दौरान HTTP 403 फॉरबिडन स्टेटस कोड का क्या अर्थ होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी है। सर्वर अनुरोध को समझ गया है लेकिन उसे निष्पादित करने की अनुमति या अधिकार देने से इनकार करता है। HTTP 403 फॉरबिडन एक एरर आती है। यह दर्शाता है कि क्लाइंट के पास उस URL या फाइल को एक्सेस करने की आवश्यक अनुमति नहीं है। HTTP 404 नॉट फाउंड मांगा गया पेज सर्वर पर नहीं मिला है। HTTP 401 अनऑथराइज्ड यूजर का प्रमाणीकरण आवश्यक या अमान्य है। HTTP 500 सर्वर की आंतरिक त्रुटि है। तो कई बार परीक्षाओं में ये पूछ ली जाती है एरर की, तो इन एरर की जो डिफिनीशन है, जो पहचान है, वो आप एक बार समझ लीजिए। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है HTTP 404 नॉट फाउंड, तो इसका अर्थ होता है मांगा गया पेज सर्वर पर नहीं मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में
ट्रांजैक्शन प्रबंधन ACID सिद्धांतों के संदर्भ में आइसोलेशन गुण का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका मुख्य अर्थ है आपका बी ऑप्शन, यह सुनिश्चित करता है कि एक साथ चलने वाले कई ट्रांजैक्शन एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से निष्पादित हों। एसिड प्रॉपर्टीज, एटोमिसिटी, ऑल या नथिंग नियम, सब कुछ या कुछ भी नहीं। कंसिस्टेंसी यानी कि डेटाबेस की वैधता बनी रहे। आइसोलेशन यानी कि कॉन्करेंट, एक साथ ट्रांजैक्शन एक दूसरे से पूरी तरह पृथक रहे। ड्यूरेबिलिटी, कमिट होने के बाद कोई बदलाव स्थायी रहे। तो कमिट होने के बाद बदलाव स्थायी रहे। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक साइबर सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी में असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन प्रणाली के संदर्भ में किसी संदेश पर डिजिटल सिग्नेचर उत्पन्न करने के लिए प्रेषक द्वारा किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर उत्पन्न करने के लिए प्रेषक द्वारा प्राइवेट की का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर यह संदेश की प्रामाणिकता और गैर अस्वीकरण को प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए प्रेषक अपनी प्राइवेट की का उपयोग करके हैश वैल्यू को एन्क्रिप्ट करता है। प्राप्तकर्ता प्रेषक की पब्लिक की का उपयोग करके सिग्नेचर को सत्यापित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम की कैश मेमोरी वास्तुकला में किस मैपिंग तकनीकी में मुख्य मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को कैश मेमोरी के किसी भी खाली स्थान में रखा जा सकता है जिससे कैश मिस की संभावना सबसे कम होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। जो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग है इसमें रैम का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी की किसी भी खाली लाइन में जा सकता है। यह तकनीकी सर्वाधिक लचीली है और कॉन्फ्लिक्ट मिस को समाप्त करती है। डायरेक्ट मैपिंग क्या है? इसमें रैम का एक ब्लॉक केवल कैश की एक ही निश्चित लाइन में जा सकता है, सबसे सरल लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मिस अधिक है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग यह दोनों का मध्यम मार्ग है। अगला प्रश्न है आपका कि डेटा संरचनाओं और एल्गोरिथम विश्लेषण के संदर्भ में एक संतुलित बाइनरी सर्च ट्री जैसे AVL ट्री में किसी तत्व को खोजने, सम्मिलित करने और हटाने की वर्स्ट केस समय जटिलता क्या होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, O log n। ABL ट्री सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, इसमें ट्री की ऊंचाई हमेशा O log n पर संतुलित रहती है, इसलिए खोज, प्रविष्टि और विलोपन तीनों सक्रियाओं की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n होती है। असंतुलित BST में वर्स्ट केस जटिलता ON तक बिगड़ सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के संदर्भ में ओवरफिटिंग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली L1 रेगुलराइजेशन तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है? तो लैसो रेगुलराइजेशन, इसकी विशेषता है आपका ऑप्शन बी, यह अनावश्यक फीचर्स के भार को ठीक शून्य बना देती है जिससे फीचर सिलेक्शन में मदद मिलती है। तो L1 रेगुलराइजेशन लैसो यह लॉस फंक्शन में वजन के निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू की पेनाल्टी जोड़ता है और गैर महत्वपूर्ण फीचर्स के कोएफिशिएंट्स को ठीक जीरो बना देता है। L2 रेगुलराइजेशन रिड्ज यह वजन के वर्गों W² की पेनल्टी जोड़ता है जिससे वजन जीरो के करीब पहुंचते हैं लेकिन ठीक जीरो नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में डेटा विश्लेषण के संदर्भ में बी लुकअप फंक्शन की तुलना में इंडेक्स और मैच फंक्शन के संयुक्त उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह लुकअप वैल्यू के बाईं ओर स्थित कॉलम से भी डेटा खोजकर ला सकता है। बी लुकअप की सीमा, यह केवल लुकअप कॉलम के दाईं ओर के कॉलम से डेटा खींच सकता है। इंडेक्स मैच संयोजन, इसमें मैच फंक्शन रो कॉलम की स्थिति बताता है और इंडेक्स की उस स्थिति का मान लौटाता है। यह बाईं ओर और गतिशील डेटा संरचनाओं पर भी निर्बाध काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर उपयोग किए जाने वाले TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर उपयोग में लाई जाती है 3-वे हैंडशेक्स। TCP 3-वे हैंडशेक कनेक्शन स्थापित करने के 3 चरण है। SYN यानी कि क्लाइंट सर्वर को सिंक मैसेज भेजता है। SYN ACK सर्वर स्वीकार करके अपना सिंक और एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ACK क्लाइंट अंतिम एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडलों के संदर्भ में PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल के तहत क्लाउड प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को क्या प्रदान किया जाता है?
तो यहां पर प्रदान किया जाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए रन टाइम वातावरण, डेटाबेस और डेवलपमेंट टूल्स। IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज नेटवर्क आदि का प्रयोग होता है यहाँ पर। पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, डेवलपर्स को ऐप बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एनवायरमेंट और डेटाबेस टूल्स देना, जैसे AWS, इलास्टिक, विनस्टैक, हीरोकू। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तैयार ऐप देना, जैसे जीमेल, MS ऑफिस 365। अगला प्रश्न है आपका कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब एक ही वर्ग में समान नाम लेकिन विभिन्न पैरामीटर सूची वाले कई मेथड परिभाषित किए जाते हैं तो इस अवधारणा को क्या कहा जाता है? इस अवधारणा को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही क्लास में एक नाम के कई मेथड्स जिनका सिग्नेचर पैरामीटर की संख्या प्रकार अलग हो। मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जब पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में समान नाम और सिग्नेचर के साथ फिर से परिभाषित किया गया हो। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जीरो डे वल्नरेबिलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी, एक ऐसी अज्ञात सॉफ्टवेयर सुरक्षा खामी जिसके बारे में विक्रेता को पता नहीं होता है और पैच उपलब्ध होने से पहले हमलावर इसका दुरुपयोग करते हैं। जीरो डे वल्नरेबिलिटी इसे जीरो डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेवलपर के पास खामी का पता चलने से पहले पैच बनाने के लिए 0 दिन का समय होता है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक हमले माने जाते हैं क्योंकि इसका एंटीवायरस या पैच उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजी लॉकर की वास्तुकला और कानूनी मानकों के संदर्भ में डिजी लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और डिजिटल दस्तावेजों की कानूनी वैधता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 6A। डिजी लॉकर लीगल स्टेटस, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स की मान्यता और संरक्षण नियम 2016 तथा IT एक्ट 2000 की धारा 6A व धारा 5 के तहत डिजी लॉकर से जारी डिजिटल दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर मान्य है। तो अगर आपसे कोई कहे कि डिजी लॉकर की बात नहीं मानेंगे, डिजी लॉकर में रखा डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, कोई अधिकारी आपसे कहे तो उसको ये धारा बता देना, ये एक्ट बता देना, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 और IT एक्ट 2000 की धारा 6A व धारा 5A के तहत डिजी लॉकर से जारी डिजिटल दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर मान्य है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक प्रमुख डिजिटल पहल है। तो ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला सेक्शन है UPGK का। देखिए, कंप्यूटर के बहुत कठिन प्रश्न आज लेकर आया था मैं। आप लोग बार बार कमेंट में कह रहे थे कि कठिन प्रश्न लेकर आइए, कठिन प्रश्न लेकर आइए, तो आज मैंने प्रयास किया कि आपके लिए कठिनाई का स्तर ही पार कर दिया जाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे आज के प्रश्न कठिन थे या नहीं थे। अब हम बढ़ेंगे UPGK की तरफ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में शुंग वंश के प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की ऐतिहासिक जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अयोध्या शिला अभिलेख किस व्यक्ति द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? बताइएगा। पतंजलि, धनदेव, हेलियोडोरस, रुद्रदामन। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में शुंग वंश के प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की ऐतिहासिक जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अयोध्या अभिलेख किस व्यक्ति द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, धनदेव। अयोध्या अभिलेख यह अयोध्या में मिला एक महत्वपूर्ण संस्कृत अभिलेख है। इसे पुष्यमित्र शुंग के 6ठे वंशज तथा अयोध्या के राज्यपाल धनदेव द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख से स्पष्ट पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया जिनके पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन धार्मिक इतिहास और सूफी संप्रदायों के संदर्भ में प्रसिद्ध चिश्ती साबिरी सिलसिले के महान सूफी संत हजरत अलाउद्दीन साबिर कल्यारी साबिर पाक की प्रसिद्ध दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट स्थित है? तो यह स्थित है आपकी सहारनपुर के निकट। कलियर शरीफ यह प्रसिद्ध सूफी संत हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कल्यारी की मजार या दरगाह है जो सहारनपुर जिले की सीमा से सटे रुड़की कलियर क्षेत्र में स्थित है। यह चिश्ती संप्रदाय की साबिरिया शाखा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। देवा शरीफ बाराबंकी में बारिश अली शाह तथा किछौछा शरीफ अंबेडकर नगर में स्थित है।
अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का आह्वान करने वाले और अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का भारी इनाम पाने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्लाह शाह का मुख्य कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्लाह शाह मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में उन्होंने फैजाबाद अयोध्या को अपना मुख्य केंद्र बनाया और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। अंग्रेज जनरल कैंपबेल ने स्वीकार किया कि वह अदम्य साहस और युद्ध कला में अवध के सर्वश्रेष्ठ विद्रोही नेता थे। पवैन शाहजहांपुर के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा विश्वासघात किए जाने पर वे शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में स्थित कैमूर श्रेणी मुख्य रूप से किस काल की शैल समूहों से निर्मित है, जहां से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल क्रम या विंध्यन सिस्टम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जिलों में विंध्य पहाड़ियों का विस्तार है। यह क्षेत्र भवन निर्माण के पत्थरों, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का समृद्ध भंडार है। उदाहरण के लिए चुनार का बलुआ पत्थर, जिससे मौर्यकालीन स्तंभ बने हैं। गोंडवाना क्रम से कोयला सिंगरौली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के नदियों के अपवाह तंत्र के संदर्भ में टोंस या तमसा नदी कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलती है? टोंस या तमसा नदी, तो यह मिलती है आपकी सिरसा प्रयागराज में। टोंस या तमसा नदी ये मध्य प्रदेश में सतना के पास तमसा कुंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हुई प्रयागराज जिले के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में दाहिने तट पर मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी बेलन नदी है, जिसके घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। कर्मनासा नदी चौसा में तथा केन नदी बांदा के चिलाटा में यमुना से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानी भाग के दक्षिणी पूर्वी जिलों जैसे मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर में पाई जाने वाली स्थानीय करैल मिट्टी किस अंतरराष्ट्रीय मिट्टी वर्ग के समान अत्यंत उपजाऊ और जल धारण क्षमता वाली काली मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बर्टीसोल। करैल मिट्टी है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में निचले जमाव वाले क्षेत्रों की भारी चिकनी काली मिट्टी है। यह अमेरिकी मृदा वर्गीकरण के वर्टीसोल वर्ग के समान है, जिसमें क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण नमी सूखने पर यह फूल जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। यह धान और चने की उपज के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक घने वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। अत्यधिक वन घने लखीमपुर खीरी जिला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दुधवा नेशनल पार्क एवं तराई वन क्षेत्र के कारण कुल वन आवरण सोनभद्र जिला सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है। न्यूनतम वन आवरण भदोही संत रविदास नगर सबसे कम वन आवरण वाला जिला है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के संदर्भ में संत कबीर नगर जिले में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष भारत के अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 2022। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर, इसे 2 फरवरी 2022 विश्व आर्द्रभूमि दिवस को भारत के 49वें और उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 13 रामसर स्थल हैं, जिनमें ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी, समस्तपुर, पार्वती अर्गा, सरसई नावर, सूर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा, सुरहाताल, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य और शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर राज्य को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से तराई और भाबर क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ललितपुर। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र में सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि उत्तरी तराई जिले शामिल हैं। ललितपुर यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के संदर्भ में
बुलंदशहर जिले का खुर्जा नगर किस विशेष उद्योग के लिए पूरे एशिया में विख्यात है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सिरेमेटिक और पॉटरी। खुर्जा बुलंदशहर, इसे भारत की पॉटरी सिटी कहा जाता है, जहां उच्च गुणवत्ता के चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। पीतल के बर्तन मुरादाबाद ब्रास सिटी, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर और टेराकोटा शिल्प गोरखपुर जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास के संदर्भ में इसकी स्थापना मूल रूप से 17 मार्च 1866 को उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उच्च न्यायालय के रूप में किस शहर में की गई थी, जिसे बाद में 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आगरा। स्थापना इतिहास 17 मार्च 1866 को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत आगरा में उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर वाल्टर मॉर्गन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1869 में इस उच्च न्यायालय को आगरा से स्थानांतरित करके इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज लाया गया। 1948 में अवध चीफ कोर्ट को मिलाकर इसकी लखनऊ पीठ भी बनाई गई। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक के लखनऊ घराने के संदर्भ में कथक में ठुमरी अंग का समावेश करने और भाव प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय किस महान नर्तक को जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पंडित बीदादीन महाराज। कथक का लखनऊ घराना, इसके प्रणेता ईश्वरी प्रसाद जी थे। पंडित बीदादीन महाराज, इन्होंने कथक नृत्य शैली में ठुमरी गायन या भाव अंग को जोड़ा और सैकड़ों बंदिशें रची। पंडित बिरजू महाराज, कालका महाराज और लच्छू महाराज इसी महान लखनऊ घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले पंधा गांव में जन्मे महान प्रकांड विद्वान और महापंडित की उपाधि से विभूषित किस साहित्यकार को उनकी कालजयी कृति बोलगा से गंगा और प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतों के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन मूल नाम केदारनाथ पांडे, इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ के पदहा गांव में हुआ था। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह और महापंडित कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना बोलगा से गंगा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी तिब्बत यात्रा, दिग्दर्शन आदि है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक मेलों के संदर्भ में प्रसिद्ध खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है आपका बी ऑप्शन, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति पर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध पीठ गोरखनाथ मंदिर में 1 महीने तक चलने वाला ऐतिहासिक खिचड़ी मेला लगता है। श्रद्धालु यहां बाबा गोरखनाथ को अक्षत और कच्चे अन्न की खिचड़ी अर्पित करते हैं। पहली खिचड़ी नेपाल के राज परिवार की ओर से आती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में अगरिया, बैगा और पठारी जनजातियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रित हैं? तो ये केंद्रित है सोनभद्र में। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। सोनभद्र में पाई जाने वाली जनजातियां अगरिया, बैगा, पहरिया, पठारी, भुइया, चेरो और गोंड है। अगरिया जनजाति पारंपरिक रूप से लोहा अयस्क पिघलाने का काम करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे अवसंरचना के संदर्भ में 340.8 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जिले के चांदसराय गांव से प्रारंभ होकर किस जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ से गाजीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यह 6 लेन है और 8 लेन तक विस्तार योग्य है। एक्सप्रेसवे लखनऊ चांदसराय से प्रारंभ होकर गाजीपुर हैदरिया में समाप्त होता है। यह राज्य के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से होकर गुजरता है। सुल्तानपुर में इस पर वायुसेना की विमानों की लैंडिंग हेतु 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय सुशासन और नगर निकायों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं और सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो ये 17 नगर निगम है और शाहजहांपुर नवीनतम है। यह अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर को राज्य का 17वां नगर निगम घोषित किया गया था और 2017 में मथुरा वृंदावन 15वां और अयोध्या 16वां नगर निगम बने थे। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित चीनी का रौजा
स्मारक किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अफजल खान सिरासी की मजार के रूप में चीनी मिट्टी की रंगीन टाइलों से निर्मित कराया गया था? तो यह सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, शाहजहां। चीनी का रौजा आगरा में स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां के वजीर, प्रधानमंत्री और विद्वान अफजल खान सिराजी का मकबरा है, जिसे 1635 ईस्वी में बनवाया गया था। यह भारत में फारसी स्थापत्य कला और रंगीन चीनी टाइलों से सजी इमारत का अनूठा उदाहरण है। अगला प्रश्न जो है आपका, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। मई 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा राज्य के पाक पर्यटन और स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद ODOP की सफल तर्ज पर किस नई राज्यव्यापी योजना को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह योजना है आपकी एक जनपद एक व्यंजन योजना। बी ऑप्शन सही है। एक जनपद एक व्यंजन यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन, एक जनपद एक व्यंजन यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, ODOC योजना मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP मॉडल की सफलता से प्रेरित होकर इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 75 जिलों की विशिष्ट पारंपरिक पकवानों की पहचान करना, उनकी ब्रांडिंग करना और पाक पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक सूची में राज्य भर के 208 शाकाहारी व्यंजनों जैसे लखनऊ की रेवड़ी, अयोध्या की बालूशाही, मथुरा का पेड़ा आदि को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पहले समर्पित विशेष लेपर्ड तेंदुआ सफारी पार्क का निर्माण के लिए 1716 हेक्टेयर से अधिक भूमि का पर विकास हेतु किस स्थान या वन क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो यह है आपका गोपालपुर वन क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों के बीच स्थित गोपालपुर वन क्षेत्र में 1716 हेक्टेयर में राज्य की पहली विशेष तेंदुआ सफारी विकसित करने की मंजूरी दी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य तराई क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना तथा रेस्क्यू किए गए तेंदुओं के लिए सुरक्षित प्राकृतिक आवास व पुनर्वास केंद्र प्रदान करना है। इसमें 30 किलोमीटर लंबी दोहरी परत वाली सुरक्षा बाड़ और इको कॉटेज निर्मित किए जाएंगे। तो अभी हाल ही के दिनों में कई जगह पर देखा गया कि तेंदुओं ने आक्रमण किया, लखनऊ में भी आ गए थे, तो उससे बचने के लिए ये योजना लाई गई है। तो आज का ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। आप लोग निरंतर कमेंट बॉक्स में कहते रहते हैं कठिन प्रश्न लाइए, कठिन प्रश्न लाइए, तो आज कठिन प्रश्नों को लाने का प्रयास किया गया। अगर बताइएगा कि आपको लेवल सही लग रहा है या और कठिन प्रश्नों की आपको आवश्यकता है। देखिए, सामान्यतः हमारा उद्देश्य होता है कि पेपर के लेवल का जैसा पेपर में आता है 20-30% वहाँ पर आसान आते हैं, 20-30% मॉडरेट लेवल के आते हैं, 10-20% आपके बहुत कठिन लेवल के प्रश्न आते हैं। तो उसी के अनुसार हम ये प्रैक्टिस सेट डिजाइन कर रहे थे अभी तक, लेकिन आप लोग निरंतर कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कठिन लाइए, तो थोड़ा आज प्रयास किया गया है और आगे से फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम के लेवल का कंटेंट रहे। आप जैसा कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैसा प्रयास जारी रहेगा। रही बात आज के सेशन की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि सफलता को अगर आपको छूना है तो निरंतरता बनाए रखनी होगी। और ये जितने अभी देश में माहौल बना हुआ है उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। आपको अपनी नौकरी चाहिए, आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपना कैरियर बनाना है, बस वहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी दुनिया में चलता रहता है, ऐसे ही दुनिया चलती है, सदियों से चलती आई है। हर 2-4 साल में कोई नई पार्टी बनती है, कोई नया आंदोलन खड़ा होता है, तो उन सब में पढ़कर अपना समय मत बर्बाद करिए। आप अपने उद्देश्यों पर खड़े रहिए, अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए प्रयास करिए। जैसे राजनीति पार्टियां अपने चुनाव के लिए प्रयासरत रहती हैं, तो आपको भी वैसे प्रयासरत रहना है। मेरा तो सुझाव यही है। बाकी आप अपना समय चाहे जितना बर्बाद कर सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।